इंडस्ट्री के लिए वो नींव का पत्थर साबित होगा, जो एक हिंदुस्तान को खुशहाल देश बनाएगा। एक ऐसे भारत की परिकल्पना कर पाएगा ये नेटवर्क इंडस्ट्री, जो बेरोजगारी मुक्त हो, बीमारी मुक्त हो। कैसे होगा, इन सब चीजों पर मैं आज बात करूंगा। प्रोडक्ट्स पर तो बहुत सारी चीजों को बातचीत सर ने कहा है। तो साथियों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि 70-75 साल पहले दुनिया को यह समझ में आया कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरत है। एक ऐसा व्यवसाय जिस व्यवसाय में आम आदमी के घर में खुशहाली आती, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी काम जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है, जिस वर्क में मेरा कंट्रीब्यूशन होता है, तो क्या रियली में मेरे कंट्रीब्यूशन से जब वो जो व्यवसाय चल रहा हो, उससे हमें क्या बेनिफिट। कोई भी कारोबार दुनिया में, तो हम यूजर हैं, पूरी दुनिया के हर कस्टमर यूजर हैं, पूरे वर्ल्ड के हर लोग कस्टमर हैं। कहीं ना कहीं से वो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं या जिस माध्यम से करते हो, तो उस प्रोडक्ट्स को यूज करने में मेरा कंट्रीब्यूशन है उस कंपनी को आगे निकालने में। हम टाटा के प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई किसी का प्रोडक्ट यूज करता है, कोई किसी का करता है, हर किसी का करता है। लेकिन हमारी कंट्रीब्यूशन से जो वो कंपनी आगे निकली, उसे हमें क्या बेनिफिट। जैसे हम सरकार चुनते हैं, हमारी कंट्रीब्यूशन से सरकार बनती है, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, वो सरकार में जाते हैं। तो हमारा उसमें रोल है, तो फिर उनका कर्तव्य बनता है कि हमने उनको कंट्रीब्यूशन से उनको वहां भेजा है। तो फिर हमारे जो भी चीज है, चाहे वो विकास की बात हो या जो भी हमारी समस्या है, उस सब पे काम करना उनका हक। यानी हमारी कंट्रीब्यूशन है तो हमें उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो क्या हम एक कस्टमर बनकर जब दुनिया के सारे चीजों को हम जो यूज करते हैं, क्या उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी हमें क्या मिलता है। ये बात आज से 60-70 साल पहले कुछ राष्ट्र के लोगों को समझ में, कुछ बुद्धिजीवियों को आया कि भाई साहब, कोई भी चीज मैं करूंगा और यदि मेरा कंट्रीब्यूशन है, कोई कंपनी आगे निकल रही है, तो उसका शेयर होल्डर मुझे बनना ही चाहिए, होना ही चाहिए, यानी उसका बेनिफिट मुझे मिलना ही चाहिए। और यही व्यवस्था जन्म देती है डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग की उत्पत्ति इसीलिए हुई कि जो जिस चीज में मेरा रोल होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, उसका मैं पार्टनर बनूंगा, उसका बेनिफिट हमें मिलना ही चाहिए। और यहीं से शुरुआत होती है कि भैया, आप जो व्यवस्था कर रहे हैं, उस व्यवस्था से अलग हटकर जो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करके किया जाए, तो उसी व्यवस्था में सेम प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपको उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, जो आज तक नहीं मिलता। हमारे देश की बात किया जाए, हमारे देश में एक व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था थी, ट्रेडिशनल व्यवस्था, जिसको हम कहते हैं परंपरागत बाजार कहते हैं। या बहुत पीछे हम लोग जाते हैं इतिहास के पन्नों में, तो ये व्यवस्था हमारे देश में पहले नहीं था। हमारे यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली कभी हुआ करती, यानी कि आपस में लेन देन हम करते थे। हम गेहूं हमारे पास होता है, आपके पास चावल होते थे, तो अदला बदली करते थे, लेन देन के सिस्टम हमारे यहाँ चला करता। तो उसमें क्या होता था कि हम आपस में काम चला लेते थे, लेकिन वस्तुओं का हर का वैल्यू अलग अलग होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं होती थी। फिर उसी के बाद पैसा का जन्म हुआ, करेंसी आई, बहुत सारे चीज, पहले सोना से शुरू हुआ, सोने का पैसा, फिर चांदी का पैसा, ये बदलता गया रूप। मैं उन चीजों में ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज आए, तो उसको उस व्यवस्था से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था जब हम लोग आपस में काम चला रहे थे। उन्होंने सोचा कि जब आपस में लोग काम चला लेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। उसने क्या किया कि हमारे चंद लोगों को, हमारे समाज से ही कुछ लोगों को इकट्ठा किया और हर एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और उस डिस्ट्रीब्यूशन का पार्टनरशिप हेड मेट उसको बना दिया एक व्यक्ति को, कि भैया इस एरिया में जो भी व्यवसाय होता है, उस समय खेती मुक्त होता है, हमारा व्यवसाय था, तो जो भी चीजें होंगी उससे तुम लगान लोगे और तुमसे मैं लग। जो भी कारोबारी देश में लोग करते थे, हर एरिया में एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऐसा लोगों के हाथ में दिया गया कि जो भी लोग व्यवसाय करेंगे, खेती करेंगे, उससे तुम कलेक्शन करना और तुमसे हम लगा देंगे। ये व्यवस्था यानी कि 10% के हाथ में देश का 90% लोग संचालित होने लगे। धीरे 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 आगे बात बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन वो व्यवस्था अपना देश में रह गया। 10% के हाथ में आज भी हम संचालित हो रहे हैं। 10% लोग आज भी अमीर भारत में बनते जा रहे
10% के पास इतना पैसा है जिसको रखने का जगह नहीं है। ये सब व्यवस्था, यही व्यवस्था ट्रेडिशनल व्यवस्था की वजह से हुआ। क्योंकि 90% का घुमा फिरा की जिंदगी की गाड़ी कमाई 10% के हाथ में चला जाता है, इन बिचौलियों के हाथ में चला जाता है। वो लोग पैसे वाले बनते चले जाते हैं, हम वही कभी नजर आते। और सबसे बड़ी बात क्या है ट्रेडिशनल व्यवसाय में, इस व्यवस्था में हमारे पास प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ लोग अमीर बनते चले गए और ज्यादातर लोग जो साधारण होते चले गए, साधारण के साधारण रह गए। इससे अमीरी और गरीबी के बीच में एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न, बहुत बड़ी खाई। और ये देश के लिए बहुत खतरा, खतरा है। क्योंकि जब अमीरी गरीबी के बीच में ये बढ़ता चला जाएगा दुनिया, तो बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हमारे यहाँ भी लोगों ने, कुछ बुद्धिजीवियों ने सोचा और शुरुआत किया। लगभग डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण एक बहुत बड़े मिशन के तहत होता है कि जिसमें 90% लोगों तक कैसे पैसा पहुंचाया जाए। आज देश की केवल एफएमसीजी की बात की जाए, केवल एफएमसीजी की बात, तो प्रत्येक साल हिंदुस्तान में बिचौलिए के बीच में 10% के बीच में 90% का पैसा इतना जा रहा है, लगभग 72,000 करोड़ रुपया सालाना। 72,000 करोड़ ओनली एफएमसीजी से 90% व्यक्ति के हाथ से बिचौलियों के बीच में चला जाता है। 72,000 करोड़ रुपया, बाकी सेक्टर की बात नहीं करता हूँ। तो 72,000 करोड़ रुपए में 10% लोगों के पास में किसका पैसा गया? 90% लोगों का पैसा चला। यदि एक व्यवस्था लगाकर उस पैसे पर ब्रेक लगाया जाए, रोका जाए पैसे, और उसको उस 90% में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, तो आज भी हिंदुस्तान में हर साल 72,000 व्यक्ति करोड़पति बन सकते, हर साल बन सकते हैं। ये अमीरी गरीबी के बीच में जो खाई उत्पन्न होती जा रही है खत्म हो सकता है, और कोई खत्म कर सकता है तो ओनली डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है। दूसरा कोई साधन नहीं है हमारे पास। और इन्हीं सब चीजों को लेकर शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग की। शुरुआत 10-15 सालों में लोगों को लगा पता नहीं ये हिंदुस्तान में चल पाएगा नहीं चल पाएगा, कैसे किया जाए। बहुत सारी कंपनियां आती गई, बहुत सारे लीडरों ने गलतियां किया, कुछ कंपनियों ने गलती की, उससे इसके प्रति नकारात्मक भाव भी मार्केट के अंदर आते गए। लेकिन साल 2016 से इस पर ध्यान भारत सरकार का कि नहीं, अब ये बहुत बड़ा टर्नओवर कर रहा है, इससे बहुत सारे बेनिफिट है। सरकार ने इस पे एनालिसिस किया, वहां से शुरुआत होती है। और 21-22 में जाकर तो भारत सरकार बहुत सारे इसके लिए नियम कानून भी बना दिया। यानी आज का जो दौर है, आज अब ये बात नहीं है कि ये चलेगी कि नहीं, इसमें करियर है कि नहीं, ये सब संभावनाएं खत्म हो चुकी है। अब बात यह आती है कि देश की जितनी समस्याएं हैं इसको किस रूप में डायरेक्ट सेलिंग दूर करेगी, इस पर बात की है। और ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान के पास है, क्योंकि विश्व के सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा हमारे पास है। और हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जो है वो लोग ही तो है। और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इधर हमारे पास। आज देश के पास क्या उपाय है बेरोजगारी दूर करने का? हम हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, तो कैसे विकसित राष्ट्र? जब 90% लोग आम लोग होंगे, आज भी देश में 60% लोगों के पास जीविका उपार्जन के लिए सही से जिंदगी को नहीं जी पा रहे हैं, वो पाएगा कब? हमें विकसित करने के लिए, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र विकसित होता है उसके पीछे कुछ पहलू है। कोई भी राष्ट्र विकसित है तो उसमें पहला चीज है कि वो राष्ट्र एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन वहां होना चाहिए, कृषि की क्रांति होनी चाहिए। दूसरी चीज होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना चाहिए। तीसरी चीज है सर्विसेज रेवोल्यूशन होना चाहिए। इन चीजों पर कोई भी राष्ट्र विकसित होने के लिए ये तीन मुख्य चीजें हैं जिस पर राष्ट्र को काम करना पड़ता है। अब जानकर हम लोग को बड़ी आश्चर्य हुआ कि हमारे यहाँ अंग्रेज आने से पहले हम लोग एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कर चुके थे, कृषि प्रधान देश थे हम लोग। पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था में 33% रोल कभी हमारा हुआ करता था। अंग्रेज हमारी बैकबोन को डाउन किया, कि उसने अर्थव्यवस्था को डैमेज किया। उन्होंने सोचा कि यदि यहाँ के लोग रोजगार ले लेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे यहाँ शुरुआत होने वाली। उन्होंने वहां पर चोट हमें किया
कि यदि यहाँ के लोग बेरोजगारी नहीं रहेगी लोगों के अंदर में, तो फिर ये गुलामी कैसे पसंद करेंगे, कैसे किसी का गुलाम रहेंगे। उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक प्लानिंग की तरफ ब्रेक किया, और जो भी हमारे यहाँ संसाधन थे उसको भी उठा कर ले गया, फिर कहीं से मैन्युफैक्चरिंग करके फिर मेरे यहाँ से बेचा, और मेरे यहाँ से उसके बदले में फिर सोना चांदी या वर्क भी ले गया उठा। जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन थे उसको भी उठा कर ले गया। यानी कि हमारे कई तरह से वो डैमेज किया। मैं उन चीजों पर ज्यादा नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हमारे यहाँ था, लेकिन उसको भी डैमेज किया गया, इंडस्ट्रियल तो होने ही नहीं दिया गया। चलिए फिर बात बढ़ती गई, हम आजाद हुए, हमारे यहाँ समस्याएं आती गई। आजादी जब मिली हमारे पास, तो हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी। हमारे यहाँ आबादी बढ़ती गई दिन रात। आजादी होने के बाद एक युद्ध भी हमें थोपा गया कुछ दिन बाद। हमारे यहाँ भयानक भूखमरी की समस्या। वहां से फिर हम लोग एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की तरफ ध्यान, जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया देश के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री। उन्होंने प्रधानमंत्री के आवास में खेती किया, पूरे देश को मैसेज दिया कि भाई जहां भी जमीन है उसमें खेती करो, शायद ये एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हो जाएगा। शुरुआत की, पहल की, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर बाद में हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह का विदेशों से आयात करवाया। फिर धीरे 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 आज समय बढ़ता गया, आज हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाने के लिए हिंदुस्तान के पास अनाज नहीं है, ऐसा नहीं है। आज हम वो चीज कर चुके हैं, यानी फिर से हम उस पे आ चुके हैं कि इतना अनाज उपजा लेते हैं जिससे देश खा सकते हैं बढ़िया से। यानी एग्रीकल्चर में हम अभी डिपेंड नहीं है दूसरे दूसरे सेक्टर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये दुनिया का इकलौता ऐसा राष्ट्र है जो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जाने वाला राष्ट्र है, विकासशील एक ऐसा देश जहां पर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद डायरेक्ट सर्विसेज रेवोल्यूशन। सारे साधन आज हमारे पास है। हम दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुके हैं, ताकत हमारे पास, सारी चीजें हो चुकी हैं। लेकिन एक चीज नहीं हुआ, वो सेकेंड फेज जो होना था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। चाइना की आबादी हमसे कम नहीं है, फिर भी वहां बेरोजगारी इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो तेजी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया। हमारे देश ने इस पर वर्क नहीं किया। आज हमारे पास बहुत बड़ी बेरोजगारी की तादाद हो चुकी है देश में। दुनिया के सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा हमारे देश में। आज सरकार के पास क्या उपाय है? यदि आज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट भी किया जाए, तो अगला 15-20 साल 25 साल लगेगा उन चीजों को पूरा करने में। तो क्या 15-20 साल तक युवा क्या करेगा? ये 15-20 साल का फेज में क्या होगा युवाओं के साथ? कमाने का साधन गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग भागते हैं। सरकार ने ऐसा साधन किया 2002 के बाद कि जो भी इंटरेस्ट इसमें था उसमें से इंटरेस्ट घटाया गया, कि नहीं भाई सरकारी नौकरी के पीछे भागोगे तो देश और पिछड़ता चला जाएगा, और देंगे भी तो कितने हम लोगों को रोजगार देंगे। सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ नहीं हमारे पास। तो एकमात्र विकल्प हमारे पास बचा हुआ है, वो है डायरेक्शन। हम यदि हिंदुस्तान से बेरोजगारी मुक्त हिंदुस्तान को बनाएंगे, तो उसके पीछे एक ही वजह है कि हम डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करें। और डायरेक्ट सेलिंग ही वो चीज है जहां पर लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, विदाउट एनी कंडीशन। हम पढ़े लिखे हैं, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो हमारी जिंदगी तो बढ़िया गुजर जाएगी। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उसकी जिंदगी में कैसे बदलाव? कौन लाएगा बदलाव उसकी जिंदगी में? एकमात्र विकल्प डायरेक्ट। कोई विकल्प है? सरकार को भी पता है कि यदि हिंदुस्तान से बेरोजगारी को कुछ हद तक कंट्रोल कोई कर सकता है, तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग का सबसे अहम रोल, सबसे अहम रोल। यहाँ पर एक आम आदमी भी, जिस जो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी अगर अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है, उसका एग्जाम्पल। तो हमारी कंपनी, जिस संस्था में हम काम करते हैं, बहुत सौभाग्यशाली हम लोग। पूरी दुनिया की मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूँ, डायरेक्ट सेलिंग में सारी कंपनी अच्छी है, कोई कंपनी खराब नहीं होता। लेकिन दूर दूर तक जितना विजनरी और जितना बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है हमारी संस्था, मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी को,
दूर दूर तक इसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग नजर नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कंपनी नंबर वन नहीं है पूरी दुनिया की, मैं मानता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी दुनिया के अंदर में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी। लेकिन मेरे भाई कंपनी कितनी भी बड़ी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? बिजनेस कितना बड़ा पूंजी आप लगाते हैं उससे नहीं चलता है। कितनी बड़ी कंपनी उससे नहीं चलता है, बिजनेस टर्नओवर से चलता है। यदि हम एक छोटा शहर में किसी को 10 करोड़ रुपया देकर हेलीकॉप्टर के पार्ट्स की दुकान खोलते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी पूंजी लगती है, बहुत बड़ा कारोबार। अब बताइए कि बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी शहर में हेलीकॉप्टर्स के पार्ट्स को लेने वाले कौन है? उससे बेहतर, क्योंकि बिजनेस पैसे से नहीं हो, बिजनेस टर्न। हमारे पास जो साधन मिले हैं, ऐसी कंपनी हमें मिली है कि हर लोगों के लिए हम हिंदुस्तान बीच में जाकर सॉफ्टवेयर बेचा गया, नेटवर्क की दुनिया में। नेटवर्क की में ये काम किया गया, सॉफ्टवेयर से नहीं था। वो लोग कंपनियों ने वही काम किया जिसकी जो जरूरत दिया गया, उसके सिद्धांत के विपरीत काम किया। और आज भी यही मार्केट के अंदर किया जा रहा है। धन्यवाद देता हूँ, और शायद पूर्व जन्मों का बहुत से कहता भाई में लेकर कूद जाए, मंजिल नहीं। और अल्टो का ड्राइवर भी सही होगा तो एक न एक दिन मंजिल तक आपको पहुंचा के देखेगा। सब चीज दुनिया की सारी कंपनी पैसे ले आएगी, टर्न वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, विश्व स्तरीय कंपनियां सब है, बड़ी बड़ी कंपनी। सब चीज है लोगों के पास, सारा व्यवस्था। लेकिन मेरे भाई अजय कुमार शर्मा कहाँ से ले आओ? वो तो धरती पर एक ही है। तो हिंदुस्तान से बेरोजगारी और बीमारी मुक्त के मिशन को लेकर मेरे भाई, जो वाकई हृदय से, अपने रोम रोम से जो समर्पित इस कार्य के लिए, ऐसा इज नन अदर, ऐसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। कहां से ले आओ? सौभाग्यशाली है कि हम लोग का ड्राइवर ऐसे मिले हैं जो हर लोगों को मंच पर, दिन रात हम लोगों को आगे ले जाने के लिए वो प्लानिंग करते। तो ऐसे व्यवस्था सौभाग्यशाली लोगों को मिला हो। आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आए। हम लीडर, लीडर का परिभाषा क्या है? आज बहुत सारे लोग, थोड़ा सा ऊपर नीचे व्यवसाय हुआ, थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आई, कहने को तो हम लीडर हैं, लेकिन औकात नजर आ जाए थोड़ा सा। जरा उनको देखिए, उनसे सीखिए, कितना हम लोग के प्रति जिज्ञासा लेकर रात दिन हम लोगों के पीछे दिन रात मेहनत करते हैं, हम लोग के लिए प्लानिंग करते हैं आगे निकल। लीडरशिप क्या है? बड़े लीडरशिप, लीडरशिप का क्या मतलब?
कुछ लोग कहते हैं कि लीड करना है, लीड करना है, ठीक है। आप 5 लोगों की टीम आपकी है तो आप लीडर हैं। लीडर शब्द से ही होता है कि जो समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी जिसके कंधों पर है वो लीडर है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि लीडरशिप उसको कहते हैं जो आपकी विचारधारा, जो आपकी सोच है, चाहे अगला व्यक्ति कितना भी नकारात्मक, आप अपनी विचारधाराओं को जब उसके सामने खड़े होते हैं तो अगला 10 मिनट के अंदर उसके अंदर उतर जाना चाहिए विचारधारा। ये विचारधारा यदि आपके अंदर है तो आप लीडर हैं। चाहे आप किसी व्यवस्था में कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं, लीडर वही है जो अपनी बातों को लोगों को, अपने लक्ष्य, लोगों का लक्ष्य जन आंदोलन बना दे जिसको, वही लीडर। एक व्यक्ति अपने मोटिवेशन पावर से अपने लक्ष्य के लिए अगले व्यक्ति को बम बांधने पर भी मजबूर कर देता है। सोचिए उसके अंदर कैसी लीडरशिप, कैसा लीडर वो होगा जो एक आम इंसान को, जो कभी किसी को ऊपर हाथ शायद ना उठाया हो, वो बम बांधने के लिए अपने शरीर में तैयार हो जाता है। कैसा अगला आदमी के पास लीडरशिप है जो ऐसे लोगों को तैयार करता है। बात नकारात्मक नहीं मैं कर रहा, बात उस लीडरशिप की बात, जो इंसान को पहले पता है कि पहले मैं जाऊंगा इस दुनिया से तब दुनिया आगे बढ़ेगा, पहले मैं जाऊंगा, और वो बम बांधने के लिए तैयार, वो भी एक लीडरशिप। हम तो ठीक से अपने प्लान को किसी के अंदर नहीं डालते, एक अच्छी चीजों को हम लोगों के अंदर नहीं डालते। हम भी लीडर, इतना अच्छा व्यवस्था, सारी चीजें हमें मिला भैया। अब 18वें साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। पिछले 3 साल 4 साल के अंदर हिंदुस्तान की जितनी नेटवर्क इंडस्ट्री है, जितना करोड़पति पैदा सब मिलकर किया है, उतना अकेले मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी करोड़पति पैदा, अकेली कंपनी। मॉडल को अब भी साबित करने की जरूरत। भाई जब कोई चीज दुनिया में, जैसे कभी कोई किसी सिस्टम से करोड़पति नहीं हुआ, कोई भी काम जो पहली बार लोग करते हैं तब लगता है कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। जैसे कभी कोई हिमालय पर फतह नहीं करता था तो पूरी दुनिया को ये लगता था कि हिमालय फतह करने का चीज नहीं है। लेकिन पहली बार किसी व्यक्ति ने किसी तरीके से उसको फतह कर लिया, हजारों साल से हिमालय, लाखों वर्षों से। लेकिन एक व्यक्ति जब पहली बार फतह करता है तो पूरी दुनिया को मैसेज जाता है कि इसको फतह किया जा सकता है। और अगले साल से कई लोग उस पर अपना झंडा जाकर, क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया कि हिमालय फतह करने का चीज। मेरे भाई, मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी ने जब इतने डायमंड एंड एबव लोगों को, पटना के मीटिंग में हम लोग देख रहे हैं 30 से ऊपर हमारे पास मर्सिडीज अचीव है, मैजेस्टिक करो, सब करोड़पति से ऊपर। पूरी दुनिया को साबित करने की जरूरत नहीं है आप मॉडल में कामयाब लोग। एक एक दिन में करोड़ों रुपया कमाने वाले लोग हैं मॉडल का। तो लोगों को विश्वास पैदा नहीं हो रहा, तो हजारों लोगों को होना पड़ा। जब एक व्यक्ति कर सकता है, यदि यहाँ पर एक एक दिन में करोड़ों रुपया लोगों ने कमाया, 2.5 2.5 करोड़ 3 3 करोड़ रुपया एक एक दिन में कमाए, यदि प्रमोद यादव सर कमा सकते हैं, जेपी राय कमा सकते हैं, जय किशोर जी कमा सकते हैं, तो हम भी कमा सकते हैं। ये विश्वास पैदा होता है लोग कि हर कोई कमा सकता है। ये विश्वास आज मॉडल के हर लीडरों को जन जन तक जाकर दे। हम मॉडल में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो कामयाब लीडर है वही फील्ड के अंदर ज्यादा। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं और अदरवाइज कोई नहीं, लेकिन हकीकत, कंपनी हमें इतना कुछ दिया है, क्या महीने का 20 दिन हम घर से बाहर तो कम से कम हमें होना ही चाहिए।
कुछ लोग पता नहीं बाहर भी हैं, कुछ लोग अपलाइन को दिखाने के लिए भी बाहर निकलते, कुछ लोग कंपनी को दिखाने के लिए भी बाहर निकलते, कुछ लोग